Hello friends, this is Rani Sharma and today we are going to discuss about NCERT Class 6 History Chapter 11। तो चैप्टर 10 तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 11 है न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, यानी कि नए राज्य और राजा। साम्राज्य, एम्पायर्स मतलब साम्राज्य। अरविंद प्लेज अ किंग। तो अरविंद को क्या है, एक रोल प्ले मिला है, उसमें वो राजा बना है। अब उसके क्या व्यक्त करना चाह रहा है वो है, अरविंद हैड बीन चूजन टू एक्ट एज अ किंग इन द स्कूल प्ले। तो अरविंद के स्कूल में एक रोल प्ले किया जा रहा है, उसमें उसे राजा का रोल मिला है। ठीक है, ही हैड एक्सपेक्टेड टू मार्च solemnly in splendid robes to thrill his mustache and wield the silver paper wrapped sword with gusto. Imagine his surprise when he was told he would also have a sit and play a veena and recite poetry. A musician king? Who was that? He wondered. तो ये अरविंद नाम का लड़का है, इसको स्कूल में रोल प्ले करने के लिए मिला है, जिसमें वो सोच रहा है कि बहुत अच्छे से ना मैं मूँछों पे ताव जमाते हुए तलवार लेके और रोल प्ले करूँगा। तभी उसे बताया जाता है कि उसे सिर्फ इतना ही नहीं करना है, बल्कि उसको बैठ के वीणा भी बजानी होगी और कविता भी गानी होगी। तो वो सोचता है कि वीणा बजानी होगी, कविता गानी होगी, क्या एक राजा कभी भी होता है? ठीक है, तो हु वाज दैट, तो वह कौन हो सकता है, इसके बारे में वह आश्चर्यचकित है। फिर चलिए हम चलते हैं, एक्चुअली वो किस राजा का रोल प्ले कर रहा है। प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा जो होती थी, एक्चुअली क्या है, जो अरविंद है, अरविंद वाज सपोज्ड टू बी एक्टिंग एज समुद्रगुप्ता। तो अरविंद को समुद्रगुप्त का रोल प्ले करना है। अ फेमस रूलर ऑफ अ डायनेस्टी नोन एज द गुप्ता। तो ये गुप्ता डायनेस्टी का सबसे प्रसिद्ध राजा था। वी नो अबाउट समुद्रगुप्ता फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। तो हम समुद्रगुप्त के बहुत लंबे इंस्क्रिप्शन, यानी कि जो उसका शिलालेख अभिलेख था, उसमें हमें पता चला है एक्चुअली अ पोएम इन संस्कृत, जो एक संस्कृत की पोएम थी, कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट हरिसेन, जो उसके राज्य के एक कवि थे हरिसेन, उन्होंने लिखी थी नियरली 1700 ईयर्स एगो, करीब 1700 साल पहले। ठीक है, दिस वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द अशोका पिल्लर एट इलाहाबाद, जो कि इलाहाबाद में एक अशोक स्तंभ है, उस पर लिखी हुई है, इंस्क्राइब की गई, उस पर खुदी हुई है। ठीक है, इंस्क्राइब मतलब खुदी है उस पर। दिस इंस्क्रिप्शन इज ऑफ अ स्पेशल काइंड नॉन एज अ प्रशस्ति। तो इस इंस्क्रिप्शन को, यानी कि इस अभिलेख को प्रशस्ति यानी कि प्रशंसा, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा, कहा गया है, कहा जाता है। अ संस्कृत वर्ड, संस्कृत के शब्दों में प्रशस्ति कहा जाता है, प्रशंसा। मीनिंग इन प्रेज ऑफ, वही प्रशस्ति को प्रशंसा कहा जाता है। वाइल प्रशस्ति वर कंपोज्ड फॉर सम ऑफ द रूलर यू रीड अबाउट इन चैप्टर 10। तो प्रशस्तियों के बारे में हम चैप्टर 10 में भी पढ़ चुके हैं, सच एज गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी था, उसके बारे में भी प्रशस्ति मिली है हमें। दे बिकम फार मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ गुप्तास, जो गुप्ता के समय में काफ़ी महत्वपूर्ण थे। समुद्रगुप्तास प्रशस्ति, तो ये समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है। लेट अस सी व्हाट समुद्रगुप्तास प्रशस्ति टेल अस। तो चलिए हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो हमसे क्या कहती है। द पोएट फ्रेज दैट द किंग इन ग्लोइंग टर्म्स एज अ वॉरियर, एज अ किंग हु won victories in battle, who was learned and the best of poets. He is also described as equal to the gods. तो क्या है, समुद्रगुप्त को
बहुत ही महान बताया गया है। एक्चुअली प्रशस्ति होती क्या थी, उनके दरबारी लिखते थे। एक्चुअली वो अपने राजा की क्या करते थे, प्रशंसा करते थे। ठीक है, प्रशंसा कहा ही गया है बढ़ा चढ़ा के, तो जैसा राजा चाहते थे वैसा लिखते होंगे वो, है कि नहीं। तो उसमें उनकी विक्ट्री की यानी विजय के बारे में लिखा गया, युद्ध में उन्होंने कितनी विजय प्राप्त की, किस तरह से की। ठीक है, और एक महान पोएटर यानी कवि भी कहा गया है, पोइट्स, मतलब इक्वल टू गॉड, यानी उन्हें भगवान के बराबर मान लिया गया उस प्रशस्ति में। ठीक है, द प्रशस्ति वाज कंपोज्ड इन वेरी लॉन्ग सेंटेंस। जो प्रशस्ति थी बहुत बहुत ही लंबे सेंटेंस में यानी बहुत ही लंबे लिखी गई है। हियर इज पार्ट ऑफ वन सच सेंटेंस। तो उस जो सेंटेंस काफ़ी लंबा लिखा गया था वहाँ इसका छोटा सा पार्ट दिया गया है। किस तरह से दिया गया है देखिए। समुद्रगुप्त द वॉरियर, यानी समुद्रगुप्त, वॉरियर मतलब योद्धा। ठीक है, तो समुद्रगुप्त एक ऐसा योद्धा था, योद्धा के रूप में थोड़ा सा उसका पार्ट ले लिया गया है। प्रशस्ति तो काफ़ी बड़ी थी। हुज बॉडी वाज मोस्ट चार्मिंग, जिसकी बॉडी बहुत ही चार्मिंग थी। विंग कवर्ड विद द प्लेंटियस ब्यूटी ऑफ द मार्क्स ऑफ 100 ऑफ स्केर्स caused by battle axes, arrows, spikes, spears, barbed darts, swords, iron clubs, javelins, barbed arrows, long arrows and many other weapons। तो किस तरह से प्रशंसा की गई है कि इस योद्धा का जो शरीर है वो कुल्हाड़ी के घाव से, तीरों के घाव से, कटारी मतलब जितने भी अस्त्र शस्त्र होते हैं उनके घाव से इतना सुंदर हो गया है। एक योद्धा का शरीर ऐसा ही होना चाहिए, इस तरह से उसमें प्रशस्ति में लिखा हुआ है। ठीक है, फिर है इफ़ यू लुक एट मैप 7 पेज नंबर 113, तो you will notice an area shaded in green. You will also find a series of red dots along the east coast, and you will find areas marked in purple and blue as well. तो यहाँ एक मैप की बात कर रहे हैं जिसमें हम क्या देखते हैं कि कुछ एरिया ग्रीन है, कुछ पर्पल है और कुछ ग्रीन है। This map is based on the information provided in the Prashasti. Harishan describes 4 different kind of rulers and tell us about Samudragupta's policies towards them. तो इस तरह से इसको इसलिए दर्शाया गया कि इसमें बताया गया है कि कहाँ क्या था। प्रशस्तियों पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था सबसे पहले तो द रूल्स ऑफ आर्यवर्त, द एरिया शेडेड इन ग्रीन ऑन द मैप। तो जो एरिया इस मैप में आपको ग्रीन शेडेड में दिखाई गई है वहाँ आर्यवर्त का राज्य था। हियर देयर वर 9 रूलर्स हु वर अपरूटेड एंड देयर किंगडम्स वर मेड अ पार्ट ऑफ समुद्रगुप्तास एम्पायर। तो यहाँ जो आर्यवर्त के 9 राजा थे उनको समुद्रगुप्त ने हराया था। जो एरिया आपको ग्रीन कलर से दिखेगी, अभी मैं मैप दिखाती हूँ। और बाद में उनके राज्य को उनकी राजधानी को अपने राज्य में मिला लिया था, जो जो उस राज्य में था। देखिए मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। ये जो ग्रीन कलर का है ना, यहाँ इतना इतना एरिया, तो आर्यव्रत इनमें क्या किया था समुद्रगुप्त ने, ऐसा प्रशस्ति पत्र में लिखा हुआ मिला है कि इस राज्य को समुद्रगुप्त ने 9 राजा थे इस राज्य में, उनको हराया था और अपने राज्य में मिला लिया था। ठीक है, फिर दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा था कि द रूल्स ऑफ दक्षिणापथ। हियर देयर वर 12 रूलर्स, सम ऑफ हुज कैपिटल आर मार्क्ड विद रेड डॉट्स ऑन द मैप। दे सरेंडर टू समुद्रगुप्ता आफ्टर बीइंग डिफीट एंड ही देन अलॉट देम टू द रूल अगेन। तो दूसरा है क्या है, इसमें क्या था, जो ऊपर दिया गया है ब्लैक कलर के डॉट मिलेंगे आपको इसमें कुछ। यहाँ 12 राजा थे, समुद्रगुप्त ने उन्हें भी हराया था या उनकी शरण स्वीकार की थी इन लोगों ने।
लेकिन इनका क्या था, इन राजाओं को समुद्रगुप्त ने बाद में दोबारा से राज्य करने के लिए परमिशन दे दी थी कि तुम लोग अपना राज्य कर सकते हो। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया था, हम आपके अधीन हैं, हम आपसे वो नहीं कर सकते लड़ाई, तो पराजय उन लोगों ने स्वीकार की थी, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त ने उनको अपने राज्य करने का परमिशन दे दिया था। ठीक है, तो ये भी देख लेते हैं ये कहाँ पर है। ये देखिए यहाँ, ये साउथ कोस्ट में बता रहे थे ज़्यादा डॉट थी, तो कुछ 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 डॉट्स को रेड डॉट से किया गया है, लेकिन सारे नहीं हैं। टोटल 12 राजा थे उसमें, लेकिन यहाँ 8-9 ही मार्क किए गए हैं, और ऐसा इसमें कुछ में किया गया है। तो ये थे, ये कौन थे, इनको भी राजा ने हराया था या उन्होंने हार स्वीकार की थी, लेकिन बाद में समुद्रगुप्त ने क्या किया, इनको परमिशन दे दी कि भाई तुम जाओ अपना राज्य करो, ठीक है, कर सकते हो तुम, लेकिन मुझसे मतलब मेरी बात माननी होगी, जब मैं चाहूँगा आधीन मेरे ही रहना होगा, राज तुम खुद अपना राज कर सकते हो, राज करने की परमिशन दे दी थी, बस इतना हुआ था। ठीक है, द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्टल बंगाल, नेपाल and a number of Ganasanga, remember chapter 6, in the northwest marked in purple on the map. They brought tribute, followed his order and attend his court. तो यहाँ क्या था, जो पर्पल कलर था, देखिए यहाँ पे पर्पल कलर में जैसे ये है, ठीक है, ये वाला पर्पल कलर में है ना, ये वाला एरिया ये है पर्पल कलर में, और ये है, तो ये किस लिए मार्क किया गया है, बाहरी राज्य के लिए। ये बाहरी नगर थे, बाहरी राज्य थे, ठीक है, इंडिया से बाहर के थे। ठीक है, ये प्रशस्ति पत्रों में इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसमें क्या था, क्या क्या आ जाते हैं आपके, असम था, कोस्टल बंगाल था, नेपाल था, है ना, ये सारे राज्य थे। फिर फोर्थ है कि द रूलर्स ऑफ द आउटलाइंग एरियाज मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप परहैप्स द डिस्क्राइब, सॉरी मैंने कुछ मिस्टेक कर दी मैप में, शायद वो ये 4th नंबर का बाहरी राज्य थे, और ये 3rd में थे, वो क्या थे, नेबरिंग कंट्रीज थी। ठीक है, मैंने कलर दूसरा बता दिया फिर से, दिस इज़ द पर्पल कलर, मैंने वो ब्लू कलर को पर्पल बता दिया है, सॉरी, ये था पर्पल कलर, इसमें ये राज्य थे, थोड़ा सा ये वाले, ये नेबरिंग कंट्री थी, पड़ोसी कंट्री नहीं, सॉरी, ये पड़ोसी राज्य थे। कंट्री तो ये ब्लू कलर से अलग दर्शाई गई हैं, वो ब्लू कलर है कलर, ये पर्पल ये था, इसमें पिंक दिख रहा है, पर्पल लिखा है उसमें, और इसमें एकदम पर्पल नहीं है, लेकिन पर्पल ही है ये कलर, उसमें इस तरह से लिखा है। तो इसमें क्या था, बंगाल था, आसाम था, ठीक है, ये सारे स्टेट थे। फिर फोर्थ में क्या लिख रहे हैं, द रूल्स ऑफ द आउटलाइंग एरिया, तो जो ब्लू मैंने बताई पहले, इससे पहले ब्लू कलर में मार्क्ड इन ब्लू ऑन द मैप, जो ब्लू से मैप में मार्क की गई हैं, परहैप्स द डिसेंडेंट ऑफ द कुशान एंड साकिस एंड द रूलर ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका भी ब्लू कलर में थी ना, हु सबमिटेड टू हिम एंड ऑफर डॉटर्स इन मैरिज, तो वो क्या करते थे, अपनी पुत्रियों के विवाह के लिए भी मतलब वो कर सकते थे, सबमिट कर सकते थे कि हाँ ऑफ़र, आप मेरी पुत्री का विवाह कर सकते हो। यहाँ भी दिया गया है, वही मैप है, लेकिन इसमें कलरफुल नहीं है, इसलिए मैंने कलरफुल मैप में दिखाया ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, और इंग्लिश में आप देखना चाहते तो इंग्लिश में भी वही है, यहाँ देखिए कलर तो यहाँ उन्होंने कोशिश की है, जैसे ये था, हम जो 1st नंबर पे था आर्यवर्त, जिसमें 9 राजा थे, ठीक है, जिनको समुद्रगुप्त ने हराया था। फिर यहाँ पे साउथ कोस्ट में थे 12 राजा, जिन्होंने स्वीकार की थी, लेकिन समुद्रगुप्त ने उनको परमिशन दे दी थी। उसके बाद फिर ये जो पिंक कलर से था, पर्पल का था, ये एरिया, ये वाली ये नेबरिंग स्टेट थी, और यहाँ ही बाहर 4th नंबर पे था ब्लू कलर का, इसमें श्रीलंका थी, जहाँ से ऑफ़र आते थे कि अपनी पुत्रियों से शादी करवाने के लिए। फिर है जेनेलॉजीज़, जेनेलॉजीज़ मतलब वंशावली, है ना, वंशावली जीनियोलॉजी। तो यहाँ हो सके तो आप यदि हिंदी मीडियम से हैं तो कुछ नए वर्ड्स लर्न कर लीजिए,
आपके लिए अच्छा रहेगा, वोकेबलरी भी आपकी अच्छी होगी। मोस्ट प्रशस्तीज ऑल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ द रूलर्स। तो ज़्यादातर प्रशस्ति पुराने उसकी मेंशन की गई राजाओं की। दिस वन मेंशंस समुद्रगुप्ता ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। तो उनमें क्या था, समुद्रगुप्त के परदादा, ठीक है, ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा, और दादा यानी कि ग्रैंडफादर, और पिता और माता, ठीक है। वंशावली में उनके बारे में दिखाया गया है। हिज मदर कुमार देवी बिलोंग टू द लिच्छवी। तो जिनकी माँ कुमार देवी लिच्छवी से बिलोंग करती थी, जो गण। वाइल हिज फादर चंद्रगुप्ता वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। जबकि उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्ता डायनेस्टी के पहले शासक थे, ठीक है। टू एडप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराजाधिराज, ठीक है, जिन्हें कौन सा टाइटल मिला था, महाराजा अधिराज, यानी राजाओं के भी राजा, महाराजाधिराज। अ टाइटल दैट समुद्रगुप्त आल्सो यूज्ड। और इस टाइटल को समुद्रगुप्त ने भी यूज़ किया था। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराजा। तो उसके ग्रेट ग्रैंडफादर यानी परदादा और ग्रैंडफादर यानी कि दादा को भी महाराजा की उपाधि मिली थी। इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्ट। तो फिर यहाँ पर था, तो इससे पता चलता है कि उनके राज्य का महत्व और बढ़ता गया, ठीक है। अरेंज दिस टाइटल्स इन ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस। राजा, महाराजा, अधिराज, महाराजा, ये कुछ नहीं है, इनके टाइटल को अरेंज करने के लिए कहा गया। समुद्रगुप्ता इन टर्न फिगर्स इन द जीनियोलॉजीज लिस्ट ऑफ एंसेस्टर्स, यानी कि जो उनके वंशज थे, वंशावली थी, ऑफ लेटर रूलर्स ऑफ द डायनेस्टी सच एज हिज सन चंद्रगुप्त टू। तो बाद में उनके शासक, उनके पुत्रों को मिला शासन, चंद्रगुप्त टू के नाम से जाना गया। पहले क्या करते थे, दादाजी का नाम ही पोतों का रख देते थे ना, जैसे अब तो, लेकिन ये पहचानने के लिए कि ये उनके पुत्र हैं, मतलब तीसरी पीढ़ी पे जाके रखा जाता, थर्ड पे, जैसे पुत्र है दादाजी पोते का कह सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, आप यदि अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी जिंदा हैं तो उनके दादाजी का नाम जीवाजी राव था, अभी उनका नाम चेंज कर दिया, लेकिन उससे पहले उनके वंश में जो भी हुए ना, उनका नाम जीवाजी और माधव चलता रहा, जीवाजी राव और माधव राव सिंधिया, ठीक है। लेकिन अभी चेंज कर दिया, अभी उनके पुत्र का भी नाम चेंज हो गया है, माधव राव नहीं रखा गया। तो उसी तरह से लेकिन पहले ऐसा था, पहले नाम वही रखता था, भले उसके आगे 1 और 2 लगा दिया जाए, 3 भी लगा दिया जाता था, लेकिन नाम सेम रहता था। तो चंद्रगुप्त इनके पोते थे, ठीक है, किसके, जो चंद्रगुप्त जिन्होंने मौर्य साम्राज्य की गुप्ता डायनेस्टी की क्या स्थापना की थी, उनके पोते थे, ठीक है। और फिर क्या था, जिनके बारे में हमें कहाँ से पता चला है, इंस्क्रिप्शन से, यानी कि जो अभिलेख थे वहाँ से पता चला है, और कुछ सिक्कों से पता चला है, ठीक है। ही लेड एन एक्सपेंडिशन टू वेस्टर्न इंडिया। तो जब वो वेस्टर्न इंडिया यानी पश्चिमी भारत के दौरे पे गए, वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शख्स। वहाँ इन्होंने क्या किया, जो अंतिम शख्स शासक था उसको पराजित किया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव्स हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्न पीपल। तो कुछ समय बाद हमें ये भी पता चलता है कुछ चीज़ों से कि उनका जो दरबार था वो क्या था, काफ़ी ज्ञानवान लोगों से भरा हुआ था, ठीक है। इंक्लूडिंग कालिदास द पोइट, जिसमें कौन थे, कालिदास थे पोइट के रूप में, कवि के रूप में, एंड आर्यभट्ट द एस्ट्रोनॉमर, और आर्यभट्ट थे, अबाउट whom यू विल रीड मोर इन चैप्टर 12, जिनके बारे में हम, आर्यभट्ट के बारे में हम चैप्टर 12 में ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर है आपका हर्षवर्धन एंड द हर्षचरित, यानी हर्षवर्धन का जो बायोग्राफी है उसको हर्षचरित के नाम से जाना गया है। अब कैसे जाना गया ये हम देख लेते हैं।
While we can learn about the Gupta rulers from their inscriptions and coins, तो यहाँ क्या गया है कि गुप्ता रूलर्स के बारे में तो हमें अभिलेखों और कॉइन से पता चलता है. वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग्स फ्रॉम बायोग्राफीज, जबकि कुछ राजाओं को हम उनकी जीवनी के आधार पर भी जान सकते हैं, जैसे कि हर्षवर्धन, हु रूल्ड नियरली 1400 ईयर्स एगो. तो हर्षवर्धन को उनकी जीवनी से जानेंगे कैसे? वो करीब 1400 साल पहले जिनका राज्य था. हु वाज वन सच रूलर, वो भी एक ऐसे ही शासक थे. हिज कोर्ट पोएट, उनके दरबार में जो कवि थे बाणभट्ट, रोट हिज बायोग्राफी, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी यानी कि जीवनी लिखी. द हर्षचरित, जिसका नाम था हर्षचरित, इन संस्कृत, जो किसमें थी? संस्कृत में थी. दिस गिव्स अस द जीनियोलॉजी ऑफ हर्षा, जो हमें हर्ष के वंशावली के बारे में बताती है. एंड एंड्स विद हिज बिकमिंग किंग, जो राजा बने तब तक का. ज़्वानज़ेंग, अबाउट हुम यू रीड इन चैप्टर 10. तो ज़्वानज़ेंग जो कि चीनी यात्री था, उसके बारे में हम चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं. अबाउट हुम आल्सो स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम एट हर्षवर्धन कोर्ट एंड लेफ्ट अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ व्हाट ही सॉ. तो जो चीनी यात्री था ज़्वानज़ेंग, उसने हर्ष के कोर्ट में भी काफ़ी समय स्पेंड किया, काफ़ी समय बिताया उनके दरबार में, जहाँ उसको जो भी नॉलेज मिली, जो भी जानकारी मिली, वो सब उसने कलेक्ट कर ली, लिख ली. ठीक है. हर्ष वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, हर्ष अपने पिता के बड़े पुत्र नहीं थे. बट बिकम किंग ऑफ थानेसर, लेकिन थानेसर के राजा बने आफ्टर बोथ हिज फादर एंड एल्डर ब्रदर डाइड. कब बने? जब उनके पिताजी और बड़े भाई की मृत्यु हो गई थी. हिज ब्रदर इन लॉ वॉज, तो उनके जो ब्रदर इन लॉ यानी बहनोई, बहन के पति को, द रूलर ऑफ कन्नौज, कहाँ के शासक थे? कन्नौज के थे. एंड ही वॉज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, जो कि बंगाल के रूलर ने के द्वारा मारे गए थे. हर्ष टुक ओवर द किंगडम ऑफ कन्नौज, तो हर्ष ने उनके मरने के बाद कन्नौज का भी राज्य संभाला. एंड देन लेड एन आर्मी अगेंस्ट द रूलर ऑफ बंगाल, और फिर बंगाल का जो शासक था उसके खिलाफ एक आर्मी तैयार की. ऑल दो ही वॉज सक्सेसफुल इन द ईस्ट, क्योंकि वो ईस्ट में भी सक्सेसफुल हो गए थे. एंड कंक्यूर्ड बोथ मगध एंड बंगाल, और फिर उसके बाद क्या हुआ उन्होंने विजय प्राप्ति की. कहाँ पर? मगध में और बंगाल में भी. ठीक है, मगध और बंगाल पर भी उन्होंने विजय प्राप्त की. ही वॉज नॉट एज सक्सेसफुल एल्सवेयर, ही ट्राइड टू क्रॉस द नर्मदा टू मार्च इनटू द डिकेन, वट वाज स्टॉप्ड बाय अ रूलर बिलोंगिंग टू द चालुक्य डायनेस्टी पुलकेशिनी टू. तो ये क्या था, इनका पूर्व में इनको जितनी सफलता मिली थी ना, उन्होंने मगध और बंगाल को जीता था, उतनी सफलता इन्हें यहाँ नहीं मिली. जैसे उन्होंने नर्मदा को पार करके दक्षिण डिकेन पे जीत हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन उनको रोक दिया. किसने रोक दिया? चालुक्य डायनेस्टी का जो पुलकेशिनी टू था उसने. ठीक है. अब थोड़ा सा हम यहाँ द पल्लवा, चालुक्यास एंड पुलकेशी प्रशस्ति, अब इनकी प्रशस्तियों के बारे में जानेंगे. कौन? पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिनी. तो इनका क्या था? द पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग द पीरियड. तो ये जो तीन राजा थे साउथ इंडिया में, इनका राज्य बहुत फेमस था. द किंगडम ऑफ द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम. तो जो पल्लव था, उनके राजधानी, उनका जो राज्य था वो, उसकी राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी. टू द कावेरी डेल्टा, कांचीपुरम और कावेरी डेल्टा तक. while that of the Chalukyas was centered around the Richardov between the rivers Krishna and तुंगभद्रा. तो पल्लव की राजधानी कहाँ तक थी? कांचीपुरम से लेकर कावेरी डेल्टा जो था वहाँ तक. while that of Chalukyas was centered around the Richardov between the river Krishna and तुंगभद्रा. तो जो चालुक्य था, दूसरा राज्य
पल्लव की ये हो गई, चालुक्य। हाँ, चालुक्य कहाँ थी? कृष्णा नदी और तुंगभद्रा के बीच, ठीक है। ऐहोल द कैपिटल ऑफ चालुक्यास। और अच्छा, यहाँ राज्य था, सॉरी, यहाँ तक उनका राज्य था, और ऐहोल इनकी राजधानी थी, किसकी? चालुक्य की, ठीक है। ये यहाँ तक उनका राज्य था, कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच तक, और ये ऐहोल इनकी कैपिटल थी। वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। मैप 7 में हमने देखा था थोड़े से पहले। इट डेवलप्स एज अ religious center with a number of temples. The Pallava and Chalukyas frequently raided on another lands, especially attacking the capital cities which were proposed towns. तो ये लोग क्या करते थे कि मैं मैप दिखाती हूँ पहले तो आपको। ये देखिए, ये चालुक्य है, ठीक है, ये चालुक्य राजा है, और ये उसकी राजधानी ऐहोल है, ठीक है। अब और ये पल्लव है, और चोल, ठीक है। ये चोल चेर पांडे ये अलग हम पढ़ चुके हैं, किसी में, कौन से चैप्टर में था, लेकिन यहाँ हम पढ़ रहे हैं चालुक्य, पल्लव, और कौन है? चालुक्य, ये चालुक्य, पल्लव जिसकी राजधानी कांचीपुरम थी, और पुलकेशिनी तीसरा था जिसकी राजधानी थी अरिकामेडु, ठीक है। ये महाबलीपुरम, पुहार, ये तीनों राजा उस समय काफ़ी फेमस थे दक्षिण भारत में, ठीक है। और फिर क्या है, वहीं चलते हैं। और इनके बारे में एक महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये क्या था, इट डेवलप्ड एज अ रिलीजियस सेंटर विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स। तो ये था, एक तो ये थी कि ये ट्रेडिंग सेंटर बन गया था, ठीक है, वाज एन इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर, ठीक है, यानी व्यापार का केंद्र, ठीक है। इट डेवलप्स एज अ रिलीजन सेंटर, और एक धार्मिक केंद्र भी बन गया था विद अ नंबर ऑफ टेम्पल्स, बहुत सारे मंदिरों के साथ। द पल्लवास एंड चालुक्यास फ्रिक्वेंटली रेडेड ऑन अनदर लैंड्स। और जो पल्लव और चालुक्य थे वो बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, मतलब बहुत जल्दी क्या कर रहे थे, वो दूसरे की ज़मीन पर अपना अधिकार जमा रहे थे, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटीज़ विच वर प्रॉस्पेरस टाउन्स। स्पेशली कहाँ पर? जो समृद्ध शहर थे उन पर, ठीक है, गांव थे, समृद्ध शहर थे वहाँ पर। द वेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिनी टू। तो चालुक्यों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रूलर था वो था पुलकेशिनी। एक्चुअली में चालुक्य 3 राज्य बता दें, 3 राज्य नहीं थे, कुछ कन्फ्यूजन हुआ था, राज्य 2 ही थे, लेकिन ना राजा था, चालुक्यों का राजा था पुलकेशिनी 2, ठीक है। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम अ प्रशस्ति, जिसके बारे में हम एक प्रशस्ति से जानते हैं, ठीक है, समझते हैं। कंपोज्ड बाय हिज पोर्ट रवि कीर्ति, जो कि उसके दरबार में एक कवि था रवि कीर्ति, उनके द्वारा रची गई थी। दिस टेल अस अबाउट हिज एंसेस्टर्स, जो कि हमें उसके वंशजों के बारे में भी बताती है। हु आर ट्रेस्ड बैक थ्रू 4 जनरेशंस फ्रॉम फादर टू सन। ये तो उसमें क्या होता है, वंशावली में क्या होता है, पिता से लेकर पुत्रों तक का सारा डिटेल रहती है। पहले भी गांव में आते थे चटिया लिखने के लिए, लेकिन अब तो वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। पुलकेशिनी एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। जो पुलकेशिनी था उसको जो राज्य मिला था वो उसके चाचा से मिला था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रवि कीर्ति, किसके अनुसार? रवि कीर्ति के अनुसार। उन्होंने अपनी प्रशस्ति में ऐसा ही लिखा है कि वो उनके पिता से नहीं बल्कि उनके चाचा से मिला था उनको राज्य। ही लेड एक्सपीडिशंस अलोंग बोथ द वेस्ट एंड द ईस्ट कोस्ट। तो यहाँ क्या था, तो उनके जो कवि थे ना रवि कीर्ति, उनके अनुसार क्या था, उन्होंने ईस्ट और वेस्ट यानी पूर्व पश्चिम दोनों जो समुद्री इलाके थे तटीय, वहाँ पर अपना अभियान चलाया। और बिसाइड ही चेक्ड द एडवांटेज ऑफ हर्षा, और उन्होंने हर्ष को भी रोका क्योंकि वो भी यहाँ आना चाहते थे, ठीक है।
देयर इज एन इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड्स इन द पोम हर्ष मीन्स हैप्पीनेस। तो यदि पोएम के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हर्ष का मतलब क्या होता है? हर्ष का मतलब होता है हैप्पीनेस यानी कि खुशी। द पोएट सेज दैट आफ्टर हिज डिफीट, तो पोएट के अनुसार पोएट कहता है कि जो उनकी पराजय हुई थी उस पराजय के बाद हर्ष वाज नो लॉन्गर हर्षा। तो जो पराजय हुई थी उसके बाद जो हर्ष था वो हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिनी ऑल्सो अटैक द पल्लव किंग, तो पुलकेशिनी ने क्या किया था? पल्लव किंग पर भी अटैक किया। हु टुक शेल्टर बिहाइंड द वॉल्स ऑफ कांचीपुरम, जो उनकी राजधानी थी वहाँ पे उन्हें फिर आश्रय लिया। बट द चालुक्य विक्ट्री वाज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन जो चालुक्य विजय थी वो थी कम समय के लिए थी। अल्टीमेटली वो द पल्लवास एंड द चालुक्यास गैव वे टू न्यू रूल्स बिलोंगिंग टू द राष्ट्रकूटा एंड चोला डायनेस्टी, अबाउट विच यू विल स्टडी इन क्लास 7th। तो चोल चेहरे इसमें भी दिए थे नीचे मैंने बताया था, लेकिन इसके बारे में हम क्लास 7th में ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब 7th आने ही वाला है, तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद 7th ही आएगा। हाउ वर दीज किंग्स एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि जो राजा थे वो किस तरह से अपना कह सकते हैं कि प्रशासन चलाते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेड मतलब होता है प्रशासन। तो as in the case of earlier kings, land revenue remained important for these rulers, and the villages remained the basic unit of administration. There were some new development as well. तो इन लोगों के लिए क्या था? जमीन, लैंड रेवेन्यू मतलब कि जमीन यानी कि भूमि कर। तो जैसे कि पहले राजा थे ना, अर्लियर किंग करते थे, कर को ज़्यादा महत्व देते थे कर, उसी तरह से इन लोगों के लिए भी कर बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहा। एंड द विलेज रिमेंड द बेसिक यूनिट, और गांव पर इनका ज़्यादा आधिपत्य रहा, प्रशासन गांव पर ज़्यादा रहा, क्योंकि गांव किसान खेती करते थे, कर वहीं से लेंगे ना। दे वर सम न्यू डेवलपमेंट्स एज वेल। Kings adopted a number of steps to win the support of men who were powerful, either economically or socially, or because of their political and military strength. For instance, और इन्होंने क्या किया कि जो पावरफुल लोग थे, चाहे वो सामाजिक रूप से हों, चाहे वो आर्थिक रूप से हों, चाहे वो सैन्य शक्ति रखते हों, उन लोगों का समर्थन लेना शुरू कर दिया। ठीक है, पॉलिटिशियन हो, मिलिट्री स्ट्रेंथ उनकी ज़्यादा हो, तो उन लोगों का समर्थन लेना शुरू कर दिया। फिर क्या था? और किस तरह से सम इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडिटी, और हेरिडिटी मतलब जैसे कह सकते हैं वंशानुगत हो गई। ठीक है, दिस मीन्स दैट सन सक्सीडेड फादर्स टू दिस पोस्ट। इसका मतलब होता है कि पिता की ही पोस्ट पुत्र को मिल जाती थी। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट हरिसेन वॉज अ महाधंदा नायक और चीफ जुडिशरी ऑफिसर लाइक हिज फादर। तो इसका एक एग्जाम्पल ये भी है कि जो कवि थे हरिसेन, महादंड नायक के रूप में उनके पिताजी की उपाधि उनको मिल गई, और चीफ जुडिशियल ऑफिसर की भी, जैसे उनके पिताजी थे। समटाइम्स वन पर्सन हेल्ड मैनी ऑफिसेस, और कभी कभी ऐसा भी होता था कि एक ही आदमी के पास कई सारे ऑफिस रहते थे। फॉर इंस्टेंस बिसाइड बीइंग अ महादंड नायक, हर्षन वाज अ कुमार अमात्य मीनिंग एन इम्पोर्टेंट मिनिस्टर। तो जैसे कि हर्षन थे वो महादंड नायक भी थे और कुमार अमात्य, जिसका मतलब होता है महत्वपूर्ण मंत्री, एंड अ संधि विग्रहिका मीनिंग ऑफ मिनिस्टर ऑफ वार एंड पीस। हिंदी में है संधि विग्रहिका, यानी कि किसके? युद्ध और शांति के मंत्री। बिसाइड्स इम्पोर्टेंट मैन प्रोबेबली हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेट
administration. These included the Nagar Shresthi और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी और सत्रवाह और लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवांस। मतलब एक ही आदमी को इतनी सारी उपाधियां मिलती थी। द प्रथमा कुलिका और द चीफ क्राफ्टमैन्स एंड द हेड ऑफ द शास्त्र और स्क्राइब्स। तो इस तरह की उपाधि जब मिले शिल्प चीफ और ये सब मिलने लगी एक ही आदमी को, तो इससे होता क्या था, दीज पॉलिसीज वर रीजनेबली effective, but sooner or later some of these powerful men grew strong enough to set up independent kingdom। तो क्या होता था, जब किसी व्यक्ति को इतनी ज़्यादा पावर मिल जाती थी तो वो इंडिपेंडेंट होना चाहता था, कभी कभी हो भी जाते थे, मतलब अपना स्वतंत्र राज्य बसा लेते थे। ठीक है। What do you think may have been the advantages and disadvantages of having hereditary officers? तो आपको क्या लगता है, जब वंश के अनुसार कोई राजा बनता चला जाता है या कोई भी किसी भी तरह की उपाधि मिलती जाती है तो उससे कि क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं, वो आपको सोचना है। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी, एक नए तरह की सेना। कैसी थी? लाइक अर्लियर रूलर्स, सम ऑफ दीज किंग्स मेंटेन्ड अ वेल ऑर्गेनाइज्ड आर्मी विथ एलिफेंट, चैरियट्स, कैवलरी एंड फूट सोल्डर्स बिसाइड। तो पहले क्या था, पहले की तरह थी, कुछ राजा तो पहले की तरह आर्मी रखते थे। कैसे? जिसमें क्या होता था, हाथी, घोड़े, पैदल सिपाही और रथ वाले भी होते थे। देयर वर मिलिट्री लीडर्स हु प्रोवाइडेड द किंग विथ ट्रूप्स व्हेनेवर ही नीडेड देम। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरीज। इंस्टेड सम ऑफ देम रिसीव grants of land. They collect revenue from the land and used his to maintain soldiers and horses and provide equipment for welfare. These men were known as Samantha. Whenever the ruler was weak, Samantha tried to become independent. तो क्या था, जो राजा थे कुछ तरह के, वो क्या करते थे, इस तरह की सेना रखते थे और उन्हें लेकिन नियमित वेतन नहीं मिलता था। ठीक है। बल्कि उसकी जगह क्या मिलता था, भूमि यानी कुछ ज़मीन मिल जाती थी, जिससे वो टैक्स इकट्ठा किया करते थे, कर लेते थे, और उस कर से वो अपने सिपाहियों को मेंटेन करते थे, घोड़ों को खाना पाना जो भी चाहिए, और कुछ इक्विपमेंट फॉर वेलफेयर, मतलब कुछ क्या करते थे, हथियार भी जुटाते थे। और ये कौन कहलाते थे इस तरह के लोग? सामंत कहलाते थे। ठीक है। और कभी कभी इनको जब मौका मिलता था, जैसे उनको लगा उनका जो शासक है वो कमज़ोर पड़ रहा है, तो वे खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते थे, यानी कि वो खुद अलग से अपना राज्य बसाना चाहते थे, उनसे अलग होना चाहते थे। फिर है असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम, यानी कि तो दक्षिण भारत में क्या था, सभाएं होने लगी थी। दक्षिण भारत की सभाओं के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ पल्लवास मैंशन द नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज। तो जो पल्लव के क्या थे, इंस्क्रिप्शन यानी अभिलेख थे, वहाँ कुछ सभाओं का भी जिक्र मिलता है कि लोकल सभाएं होने लगी थी, असेंबली होने लगी थी। दीज इंक्लूड द सभा, जो कुछ असेंबली यानी कि लोग इकट्ठा होकर विचार करने लगे थे, जो सभा कहलाई। विच वाज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर, जिनमें एक ब्राह्मणों की सभा होती थी, लैंड ऑनर की। दिस असेंबली फंक्शनड थ्रू सब कमिटी विच लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चर, ऑपरेशन, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एक्सेट्रा। जो कि क्या देखती थी, ये देखती थी कि खेतों की सिंचाई कैसे हो रही है, खेती बाड़ी की और भी काम होते थे वो, और रोडों का निर्माण और लोकल जो मंदिर थे इत्यादि। द उर वाज अ विलेज असेंबली फाउंड इन एरियाज वर द लैंड ओनर वर नॉट ब्राह्मण। तो जो उर नाम की एक असेंबली थी वो ब्राह्मण नहीं थे। एंड द
नगरम वाज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स, और नगर नाम की सभाओं के नाम थे, नगरम थी वो किसकी थी, व्यापारियों की थी। इट इज़ लाइकली दैट द असेंबलीज वर कंट्रोल्ड बाई रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर, और इस तरह की जो असेंबली थी वो एक बहुत ही शक्तिशाली जो भूमि भूस्वामी होता था उसके द्वारा कंट्रोल की जाती थी, यानी शासित की जाती, संभाली जाती थी। मैनी ऑफ दीज लोकल असेंबलीज कंटिन्यू टू फंक्शन फॉर सेंचुरीज, तो इनमें से बहुत सारी असेंबली थी वो कई शताब्दियों तक रहीं, कार्य करती रहीं। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम, तो जो साधारण लोग थे राज्य में, कुछ उनके बारे में जानते हैं कि वो कैसे थे। वी कैन कैच एन ओकेजनल glimpse of the lives of ordinary people from play and other accounts. Let us look at some of these. तो कुछ और लोगों के बारे में जानते हैं जो ऑर्डिनरी पीपल थे, यानी कि जो आम लोग थे, उनके बारे में हमें थोड़ी बहुत झलक उस जमाने के नाटकों से मिलती है। तो उसमें से हम देख लेते हैं क्या था। कालिदास इज नॉन फॉर हिज प्लेस डेपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट, तो कालिदास क्या थे, राजा के दरबार में थे। एन इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दीज प्लेस इन द किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण आर शोन एज स्पीकिंग संस्कृत वाइल वुमेन एंड मैन अदर देन द किंग एंड ब्राह्मण यूज प्राकृत। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शकुंतलम, तो जो कालिदास कवि थे उनका एक सबसे महत्वपूर्ण एक नाटक था, क्या था, अभिज्ञान शकुंतलम। इज द स्टोरी ऑफ द लव बिटवीन द किंग नेम दुष्यंत एंड अ यंग वुमेन नेम शकुंतला, तो उसमें क्या था, दुष्यंत और शकुंतला की कहानी है। वी फाइंड एन इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्लाइट ऑफ अ पुअर फिशरमैन इन दिस प्ले, तो इस कहानी के माध्यम से हम उस समय के एक गरीब आदमी के बारे में जानेंगे। मतलब एक गरीब आदमी के बारे में क्या जानेंगे कि लोगों के साथ क्या बर्ताव होता था उस समय भी। अ फिशरमैन फाइंड्स अ रिंग, तो फिशरमैन यानी जो मछुआरे होते थे अ फिशरमैन फाउंड अ प्रीशियस रिंग, तो एक मछुआरे को क्या है, एक बहुत ही प्रीशियस यानी महंगी अंगूठी मिली। विच द किंग हैड गिवन ऑफ टू शकुंतला, जो कि उस राजा ने शकुंतला को दी थी। बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली शॉलोड बाय अ फिश, लेकिन वो क्या था, दुर्घटनावश एक मछली ने निगल ली। व्हेन ही वेंट टू द प्लेस विद इट द गेटमैन एक्यूज्ड हिम ऑफ थेफ्ट, तो वो जो मछुआरा था अंगूठी जब राजा को वापस करने जाता है तो गेट पर जो गेट कीपर होता है वो उसको चोर बताता है पहली बात तो। एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रेदर र्यूड, और जो चीफ पुलिस ऑफिसर होता है वो भी उसके साथ बहुत ही रूखा व्यवहार करता है। हाउ एवर द किंग वॉज हैप्पी वैन ही सॉ द रिंग एंड सेंट अ रिवार्ड फॉर द फिशरमैन, जबकि वो राजा होता है वो खुश होता है और उसको कुछ इनाम देता है। द पुलिस ऑफिसर एंड द गेट मैन डिसाइडेड टू टेक अ शेयर ऑफ द रिवार्ड, और फिर क्या होता है, जो उसको इनाम मिलता है उसको जो गेट मैन होता है वो और पुलिस ऑफिसर उससे लेने की कोशिश करते हैं। एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक, और वो उसको लेने के लिए वो क्या करते हैं, उसको शराब खाने में ले जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ डू यू थिंक दैट इफ़ अ पुअर मैन फाइंड समथिंग एंड रिपोर्ट दिस टू पुलिस ही वुड बी ट्रीटेड लाइक दिस टुडे, तो यदि आज के ज़माने में किसी को ये मिलता है इस तरह से और वो पुलिस के पास जाते तो उन्हें किस तरह से ट्रीट किया जाता है, उसके बारे में हम सोचना चाहिए हमें। ठीक है, और समझते हैं, हम समझना चाहिए। नेम अ फेमस मैन हु टॉट अ प्राकृत एंड अ किंग हु इश्यूड इंस्क्रिप्शन इन प्राकृत, हिंट सी चैप्टर 7 and 8, तो यहाँ हमें एक प्राकृत के महत्वपूर्ण कवि का नाम बताना है जो चैप्टर 7 और 8 में हमने जिनके बारे में पढ़ा है। याद हो आपको, नहीं याद है तो सारे वीडियो सारे चैप्टर के एक एक चैप्टर का करके बनाया है, इसीलिए कि
जो चैप्टर आपको देखना है आप उसी वीडियो को देख लें। द चाइनीज पिलग्रम फाजियान। अब यहाँ एक चाइनीज़ जो तीर्थयात्री आया था, हमने पढ़ा है इससे पहले के चैप्टर में। फाजियान नोटिस द plight of those who were treated as untouchable by the high and mighty। तो ये जो चीनी यात्री था इसने एक्चुअली ज़्यादा ध्यान किस चीज़ पर दिया है, जो लोग अछूते होते थे, मतलब उस ज़माने में जो लोग छुआछूत नीची जाति के लोग थे उन लोगों पर ज़्यादा ध्यान दिया है। दे वर एक्सपेक्टेड टू लिव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी। तो ये लोग कहाँ रहते थे, शहर से बाहर रहते थे, ठीक है। He writes, if such a man enter a town or a marketplace, he strike a piece of wood। तो ऐसे लोगों को जब कभी गांव में एंटर करना होता था तो वो एक लकड़ी से पीटते थे, आवाज़ करते थे। ये उनकी पहचान होती थी कि हम आने वाले हैं। इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। इससे क्या था, वहाँ जो लोग थे वो खुद को अपने आप को सेपरेट कर लेते थे, मतलब कहीं छुप ना जाए वो आने वाला है तो, ठीक है। पीपल हेयरिंग दिस साउंड, ये साउंड सुन के लोग अपने आप को मतलब बीच में जगह छोड़ देते हैं उन लोगों के आने के लिए। नो वॉट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। एंड बाणभट्ट प्रोवाइड अस विद अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। तो जो फाजियान था उसने तो छुआछूत पर ज़्यादा ध्यान दिया, इसलिए उनके बारे में बताया गया था कि कैसे लोग क्या करते थे। और अब है बाणभट्ट। बाणभट्ट का क्या, तो बाणभट्ट ने यहाँ पे एक ऐसे ही वर्णन किया है किस चीज़ का, सेना का, कि पहले जब राजा थे वो किस तरह से निकला करते थे, ठीक है। द किंग्स आर्मी। द किंग्स ट्रेवल्स विद एन एनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट। तो जो राजा थे जब वो यात्रा पे जाते थे तो वो अपने साथ बहुत सारा सामान लेके चलते थे। अपार्ट फ्रॉम वेपन्स देयर वर थिंग्स ऑफ डेली यूज सच एज पॉट्स, पेन्स, furniture, golden food stools, food including animals such as goat, deer, rabbit, vegetable, spices। तो ये अपने साथ क्या कर सकते थे, रोज़मर्रा की चीज़ें, उसमें हथियार भी होते थे, कुछ चीज़ें होती थी जैसे बर्तन हैं, कुछ फर्नीचर है जिसमें गोल्डन पायदान भी शामिल थे, खाना होता था, खाने में जानवर भी होते थे, बकरी, हिरन, रैबिट, और सब्जियां भी होती थी, मसाले भी होते थे ऑन कार्ड्स। और ये सब वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता लेकिन फिर भी एज ए नॉलेज थोड़ा सा सब कुछ पढ़ेंगे तो फिर कहाँ से बाहर जाएगा, है ना, यही सोच के। और क्या होता था, ऊँट होते थे और हाथी होते थे, ठीक है। दिस ह्यूज आर्मी वाज अकम्पेंड बाई म्यूजिशियन बीटिंग ड्रम्स एंड अदर प्लेइंग हॉर्न्स एंड ट्रम्पेट्स। तो उसमें ये म्यूजिक का सामान भी जाता था और भी उनको जो भी लगता था वो सब लेके चलते थे। विलेजर्स हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटैलिटी अलोंग द वे। तो जो गांव के लोग थे उनको क्या करना था सम्मान करना होता था जब राजा गुजरते थे उनके गांव से। तो दे केम विथ गिफ्ट्स ऑफ कर्ड्स, और वो उनको उपहार में दही और गुड़ और फूल देते थे। प्रोवाइड फॉडर फॉर द एनिमल्स, और एनिमल के लिए चारा देते थे। दे ऑल्सो ट्राई टू मीट द किंग, और वो राजा से मिलना भी चाहते थे। एंड प्लेस देयर कंप्लेंट्स एंड पेटिशन बिफोर हिम, इसलिए मिलना चाहते थे ताकि वो राजा से कुछ अपनी समस्या हैं उनको बता सकें। द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रैक्शन बिहाइंड। तो जो आर्मी होती थी वो अपने पीछे बहुत ही बड़ा विध्वंस विनाश छोड़ के जाती थी। एलिफेंट्स ऑफन ट्रैम्प्ड डाउन द हट्स ऑफ विलेजर्स। तो जो एलिफेंट थे वो क्या करते थे, गांव के लोगों की झोंपड़ियों को कुचल दिया करते थे। एंड द ऑक्सिन योक्ड टू द कारवांस, और जो बैल थे कारवां मर्चेंट के वो भागते थे तो क्या बहुत धूल के गुब्बार उड़ते थे। एस बाणभट्ट सेज, ऐसा कौन कहता है, बाणभट्ट कहते हैं। द होल वर्ल्ड वाज सॉलोड अप इन डस्ट। तो जो सब था पूरा उनका जो संसार था वो धूल से भर जाया करता था, ठीक है, सब धूल धूल हो जाया करता था। फिर यहाँ से थोड़ा सा एल्सवेयर यानी कि अन्यंत्र है, इसमें क्या है, हमें
मैप से थोड़ा फाइंड करना होता है यदि आप मैप रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं। हिस्ट्री में ज्योग्राफी को मिला दिया है। ज्योग्राफी क्या है एक्चुअली देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक्स ना सारी किताबें एक दूसरे में इंक्लूडेड हैं। आप ये सारी किताबें पढ़ते हो ना, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस जो भी है सब एक दूसरे से मिली हुई हैं। चैप्टर इस तरह से डाले गए हैं कि आपको हिंदी, इंग्लिश और एसएसटी में जो भी है एक दूसरे से कुछ ना कुछ आपको मिलता जुलता मिल ही जाएगा। तो यहाँ क्या है, फाइंड अरेबिया ऑन मैप 6 पेज नंबर 84 to 85। इस बुक में शायद ये पेज 6-7 चैप्टर में होगा। Although in a desert, it was at the hub of communication for centuries. In fact, Arab merchants and sailors played an important role in the sea trade between India and Europe. तो ये इस पेज नंबर पे हमें देखना है। आपके पास बुक है तो बुक से पढ़िए और अच्छे से समझ में आएगा। और नहीं तो इसमें कुछ खास है नहीं वैसे अभी। तो फिर यहाँ आपका होमवर्क है, वो कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। तो बताइए, हर्षन कंपोज्ड अ प्रशस्ति इन प्रेज ऑफ गौतमीपुत्र श्री शतकर्णी। दूसरा है द रूलर ऑफ आर्यवर्ता ब्रॉड ट्राइब्यूट फॉर समुद्रगुप्ता। तो ये सही है दोनों। देयर वर 12 रूलर्स इन दक्षिण पथ। तो ये भी सही है। फिर आपका देखिए, तक्षशिला एंड मदुरई वर इम्पोर्टेंट सेंटर अंडर द सेंटर ऑफ गुप्ता रूलर्स। तो कुछ आप भी बताइए, आपको चैप्टर कितना समझ आया, समझ नहीं आया तो बैकवर्ड जाके देखिए वीडियो और फिर इन क्वेश्चन को हल कीजिए ताकि आपको भी पता चले कि आपको कितना वीडियो समझ आया। समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगी। ये तो डिटेल थी इसलिए टाइम भी लग जाता है इसमें। वैसे इसके बाद एक डिटेल में लेके आऊँ क्वेश्चन के साथ सीरीज जिसमें आपको और आसानी हो। ये तो डिटेल के लिए डाल दिया कि ताकि आप डिटेल में आप ये ना कह सको कि ये तो इस बुक में है ही नहीं। ठीक है, तो आपको सब कुछ इस बुक में एनसीईआरटी बुक में जो भी है वो सब आप यहाँ देख पाओगे, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एवरीथिंग इज़ हियर। ओके, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसके भी साथ आप करना चाहें। और अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 12 में।